बहुत जल्द होने वाले हैं पंचायत के चुनाव और अब देखिए इस वक्त की सभी खबरों को एक एक मिनट में। आजमगढ़ में एक चलती कार में भीषण आग लग गई। देवगांव कोतवाली के बुढ़ाऊ बाबा मंदिर के पास NH 233 पर शादी समारोह से वाराणसी की तरफ आ रही एक कार में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस लगेज वैन में फर्नीचर रखा था। चिंगारी से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। गनीमत रही कि ड्राइवर ने समय रहते किसी तरह अपनी जान बचा ली। इस दौरान सड़क पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जो सामान सही सलामत बच गया उसे बाद में दूसरी गाड़ी में रखकर भेजा गया। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। गाड़ी में आग लगने के बाद वहां कुछ देर जाम की स्थिति बनी रही। उत्तराखंड के चमोली में 7 फरवरी को आई आपदा में अब तक 30 से ज्यादा शव बरामद हो चुके हैं। वहीं 150 से ज्यादा अब भी लापता है। रेणी गांव में पुलिस के 2 जवानों के भी शव मिले हैं। तपोवन टनल में 30 से ज्यादा लोगों के अब भी फंसे होने की आशंका है। इसके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। 12 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। पूरे इलाके में युद्ध स्तर पर बचाव का काम चल रहा है। राज्यसभा में उत्तराखंड हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि कैसे केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर पल पल के हालात पर नजर रखी जा रही है। और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। SDRF की 2 टीमें भी राहत में और बचाव में कार्यरत है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की 7 टीमें, 8 एम्बुलेंस मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के साथ मौके पर मौजूद है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 5 हेलीकॉप्टरों को भी बचाव कार्यों के लिए तैनात किया हुआ है। अब भी आसपास के इलाके के रहने वाले लोग डर के साए में जी रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लगातार चमोली आपदा पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री आपदा में घायल हुए लोगों से मिलने जोशीमठ के ITBP अस्पताल पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और प्रभावितों से मुलाकात भी की। सौभाग्य से मेरे जब वहाँ पहुँचा मैं मेरे सामने वो जिप लाइन वहाँ पर लग गई और वहाँ पर आर पार लोगों को पहुँचाना और जो सामग्री की आवश्यकता है, खाद्यान्न है, मेडिकल की है और तमाम तरह की जो भी आवश्यकता होगी उसको पहुँचाने के लिए वहाँ पर रास्ता तैयार हो गया। उधर उत्तराखंड आपदा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 7 फरवरी से ही एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री ने 3 मंत्रियों की टीम बनाई है जो पीड़ितों से मुलाकात करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ है। उत्तराखंड शासन से कोऑर्डिनेशन के लिए ACS होम अवनीश अवस्थी की अगुवाई में भी एक टीम का गठन किया गया है। साथ ही लखनऊ में राहत आयुक्त कार्यालय में 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। उत्तराखंड में फंसे उत्तर प्रदेश के लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ में राहत आयुक्त कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये कंट्रोल रूम ही है जिसको देख रहे हैं आप कि कोऑर्डिनेट करने का प्रयास किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार के साथ साथ जो हरिद्वार में कंट्रोल रूम बनाया गया है। मऊ में मुख्तार अंसारी से पीड़ित और कारोबारी अशोक सिंह ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को भावुक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि अगर मुख्तार से इतना ही प्रेम है तो उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दें। अशोक सिंह, मन्ना सिंह और राम सिंह हत्याकांड के पैरवीकार और पीड़ित हैं। विचार कर लीजिए कि आपकी पार्टी किस हद तक जा रही है और कहां जा रही है। यह तो आपको विचार कर ही लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को आप शरण देकर आखिर संदेश क्या समाज में देना चाहते हैं। वहीं वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय भी मुख्तार अंसारी की दहशत में जी रहे हैं, ताकि दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ ये इन गवाही कर रहे हैं, जिरह कर रहे हैं, इनको सुरक्षा दी जाए। उसके बाद ही मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी गई और हमने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि तत्काल जो है हम लोगों को सुरक्षा दी जाए, हम लोगों की हिफाजत की जाए। इस बीच CM योगी ने कहा है कि यूपी से माफिया राज का खात्मा तय है। जो लोग पूर्वांचल के विकास में बाधक थे उस माफिया संस्कृति को पूरी तरह तबाह करने के लिए भी सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। राज्यसभा में आज कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद समेत 4 सांसदों के विदाई भाषण में प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर में गुजरात के लोगों पर हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गुजरात के घायल लोगों की मदद कर उनको सुरक्षित घर पहुंचाया था। जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता
गुलाम नबी आजाद को देश की फिक्र है। सत्ता आती जाती रहती है, आजाद को रिश्ते निभाना आता है। आपको बता दें कि राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। दिल्ली हिंसा के बाद से फरार चल रहे दीप सिद्धू को आज गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार किया। सिद्धू 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी में से एक है। करीब 15 दिन तक फरार रहने के बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दीप सिद्धू 26 जनवरी से फरार था और उस पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जिसका FIR में नाम था, उग्र हिंसा में नाम था। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, वो दीप सिद्धू को पकड़ा गया है और ये केस क्राइम ब्रांच छानबीन कर रही है और मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत कुछ पूछताछ के बाद मिलेगा। पुलिस की गिरफ्त से दूर रहते हुए सिद्धू लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी कर रहा था। दावा किया गया कि हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू जो वीडियो अपलोड करता है, इसके पीछे उसकी एक बेहद करीबी महिला मित्र है जो कैलिफोर्निया में रहती है। 22 फरवरी को योगी सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी। ये मेगा बजट करीब 5.5 लाख करोड़ का होगा, जिसमें किसानों, नौजवानों पर फोकस होगा। साथ ही अयोध्या, काशी और मथुरा को लेकर भी कई बड़ी योजनाएं शामिल हैं। 2020 में 5,12,860 करोड़ का बजट था, जबकि 19 में 4,70,684 करोड़ का बजट पेश किया गया। रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पिछली बार से ज्यादा पैसों का आवंटन किया जाएगा। इसके साथ ही गंगा और बुंदेलखंड के लिए भी विशेष पैकेज का ऐलान हो सकता है। 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू होना है। किसान की बात करें, नौजवान की बात करें, उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उत्तर प्रदेश में नौकरियों और रोजगार की बात करें, सब मुद्दों पर यह बजट पेश होगा और पूरी तैयारी सरकार की तरफ से कर ली गई है। 22 फरवरी का इंतजार होगा जब उत्तर प्रदेश सरकार अपना आखिरी और सबसे बड़ा बजट पेश करेगी, क्योंकि उसके बाद सरकार को चुनाव में जाना है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। बुलंदशहर के MMR मॉल में स्पा के नाम पर चल रहे देह व्यापार के गोरख धंधे की तस्वीरें सामने आई हैं। स्पा सेंटर में देह व्यापार की खबर मिलने के बाद पुलिस ने छापा मारा तो मसाज सेंटर से 3 लड़कियां और 2 लड़कों को हिरासत में लिया। स्पा मालिक और 2 ग्राहक स्पा सेंटर से भागने में कामयाब हो गए। इससे पहले कई बार गुड़गांव, नोएडा में भी बड़े पैमाने पर स्पा सेंटर्स में इस तरह का गोरख धंधा पकड़ा जा चुका है। स्पा सेंटर में 3 महिलाएं मिली हैं और 2 लड़के मिले हैं। उसमें से एक ग्राहक है, दूसरा वो लड़का है जो पूरे कार्यक्रम का आयोजन वहां पर सुनिश्चित करता था। 2 ग्राहक मौके से भागने में सफल रहे थे। तो इस तरह से हम लोग इन सब के विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा रहे हैं। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पा सेंटर में ग्राहकों को बुलाकर ये लोग उन्हें ब्लैकमेल करते थे। एक सेक्स वर्कर ने आरोप लगाया था कि वहाँ मसाज सेंटर के नाम पर डर्टी खेल चल रहा है। नोएडा के सेक्टर 63 में पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा है। नोएडा थाना फेज 3 पुलिस और दिल्ली से आई DOT की मदद से छापा मारा गया तो टीम हैरान रह गई। यहाँ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए कॉल जनरेट करने का काम चल रहा था। पुलिस ने बताया कि ये लोग ग्रोसरी और फल सब्जी बेचने के नाम पर लोगों को गुमराह करते थे। पुलिस ने आरोपी कर्म मिलाही की पत्नी समेत कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। कंपनी का दूसरा डायरेक्टर वासित फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आज हमारी टीम के द्वारा छापा मारा गया। इसमें वासित नाम का एक शख्स का नाम प्रकाश में आया है, जो बारामूला का रहने वाला है, जो इस कंपनी का डायरेक्टर है। और दूसरा इसमें कर्म मिलाही की पत्नी जो है इसमें डायरेक्टर है। इस कॉल सेंटर में डिपार्टमेंटल स्टोर का एक हेडलाइन किया जाता था। इनके गोरख धंधे से सरकार को हर महीने कम से कम 20 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। इनके द्वारा डिपार्टमेंटल स्टोर का एक एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन किया जाता था, जो ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के रूप में जो है वो लोगों को सब्जी फल आदि बेचने का वादा करते थे। बट इंटरनली बाहर से कुछ कॉल जनरेट होती थी और ये हमारे यहाँ इस कॉल सेंटर में लैंड करती थी। लैंड करने के बाद ये डिफरेंट लोकेशंस में जाती थी, जिससे सरकार को राजस्व की भारी लगभग 20 लाख रुपए पर महीने मिनिमम की हानि हो रही थी। डालते नजर कुछ और खबरों पर एक मिनट में। बरेली में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया। आरोपी ने 9वीं की एक छात्रा को अगवा कर राजस्थान में बंधक बनाकर उसके साथ दरिंदगी की। आरोप है कि इमरान नाम के आरोपी ने खुद को सुनील बताकर पहले प्यार का झांसा दिया, फिर उसे शादी करने की बात कहकर जयपुर ले गया। जब उसने वहां निकाह का दबाव बनाया तो छात्रा ने इसका विरोध किया। इस बीच छात्रा के परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो आरोपी इमरान उसे गांव के पास छोड़कर फरार हो गया।
पुलिस ने नाबालिग आरोपी के खिलाफ नवाबगंज थाने में लव जिहाद, पॉस्को एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जो युवक है वो उसको दूसरे राज्य में ले गया था और वहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया और उसको पिछले 3 महीने से उसके साथ बातचीत कर रहा था और अपना जो नाम है वो बदलकर उससे बातचीत कर रहा था। पुलिस के द्वारा 161 CRPC में जो बयान पीड़िता के द्वारा दिया गया उसमें धाराओं की वृद्धि की गई। साथ ही साथ इसमें जो पीड़िता है उसको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। अब पीड़ित परिवार अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहा है। हिंदू बन के ले गया था, हिंदू बन के ले गया था और इसके साथ गलत काम भी किया। हाँ, हमारी लड़की के साथ गलत काम किया। क्या चाहती हो? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहती हो? हाँ, इंसाफ चाहते। नोएडा के सेक्टर 20 में गार्ड की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बदमाश जबरन कंपनी में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां तैनात गार्ड ने जब बदमाश को रोकने की कोशिश की तो दोनों में भिड़ंत हो गई और इसी दौरान बदमाश ने गार्ड को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने CCTV के आधार पर बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। हम लोगों को वहाँ पर इम्पोर्टेंट क्लूज मिले हैं। CCTV कैमरा में पूरी घटना कैद है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये चोरी करने के इरादे से वहाँ घुसा था और ये उस पूरी एरिया से पूरी तरह नोन है। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, हमारी टीमें काम कर रही हैं और हम बहुत जल्दी इस घटना का अनावरण कर लेंगे। मामला नोएडा सेक्टर 20 थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट कंपनी का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सेक्टर 20 की इस कंपनी में बदमाश लूट के इरादे से अंदर घुसे थे। गार्ड का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जारी है कुछ ही पलों में बाकी खबरों का सिलसिला।